तो कंसेप्ट स्टार्ट कर तो पहला मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी कि ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ? यस मैम। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? मैम जलियांवाला बाग जी। हाँ जी। सो जलियांवाले बाग ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? 1970 ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਾਕੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਸੋ हाँ जी। सो ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਲਿयांवाले ਬਾਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਿयांवाले ਹੱਤਿਆਕਾंड ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। लेकिन अंग्रेज अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय नाम यही कानून का था, लेकिन असल में ये हिंदुस्तान की आज़ादी पर ताला लगाने वाला हथियार था। ये कानून सो ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਇਲ ਐਕਟ। ਰਾਇਲ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ कि वे बिना किसी मुकदमे बिना किसी सबूत के जब चाहे भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे। ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। यानी न कोई सुनने न कोई सजा, बस सीधा जेल। जब ये कानून पास हुआ पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी से लेकर आम जनता तक हर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। अमृतसर में भी विरोध शुरू हुआ, लेकिन 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। सैफुद्दीन किचलू और डॉन सत्यपाल दो ऐसे नेता ਜਿਹੜੇ ਸੈਫੁद्दीन ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। जो लोगों को अहिंसात्मक तरीके से विरोध के लिए जागरूक करते थे, उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ- ਅਚਾਨਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। गिरफ्तारी ने लोगों के दिलों में सुलग रही चिंगारी को भड़का पाया। अक्सर की गलियों में आक्रोश फैलने लगा। लोगों ने फैसला किया कि 13 अक्टूबर को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ की आवाज बुलंद करेंगे। वो दिन पंजाब के लिए वैसे भी खास था। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ विसाखी। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। दूर दूर से जलियांवाले बाग में। लोग अमृतसर आए थे, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने तो कोई मेले का आनंद लेने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी साबित हो। इधर जलियांवाला बाग में सभा की तैयारी चल रही थी, उधर जनरल डायर अपने घिनौने प्लान को अमल में लाने में जुटा था। उसे ये गवारा नहीं था कि हिंदुस्तानी उसके बनाए कानून के खिलाफ खड़े। उसने पहले ही तय 12 अप्रैल की रात उसने अंग्रेज टैंक को बुला। उसकी बंदूकें तय थी और उसकी सोच में सिर्फ एक ही चीज थी। 12 अप्रैल ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। बेगुनाहों का खून, सुबह का सुनहरा उजाला चारों तरफ फैला था। पंजाब की मिट्टी में बैसाखी की खुशबू घुली थी। हर तरफ उल्लास था, हंसी खुशी का माहौल। बच्चे भी दौड़ रहे थे, मेले की रौनक अपनी चरम पर थी और लोग अपनों से मिल रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रही भीड़ वजह कुछ और थी। एक शांतिपूर्ण सभा, एक विरोध, एक उम्मीद कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। करीब 25,000 लोग वहां जमा हो चुके थे। कोई भाषण दे रहा था, कोई चुपचाप सुन रहा था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में यह जगह मौत के कुएं में बदलने वाली है। इधर शहर के एक कोने में जनरल डायर अपनी खूंखार आंखों से जलियांवाला बाग की ओर देख रहा था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, अपनी बंदूकों को चेक किया और एक ठंडी ਤੇ 13 अप्रैल ਨੂੰ ਜਲਿयांवाले ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मुस्कान के साथ कदम बढ़ा दिया। आज तुम्हें सबक सिखाएंगे, उसने अपने सैनिकों से कहा। वो पूरी तैयारी के साथ निकला था।
उसकी जहन में कोई संदेह नहीं था। आज खून बहेगा, बहुत सारा खून। बाग में एक ही संकट रास्ता था, वही एकमात्र दरवाजा जिससे लोग अंदर आते। डायर ने आते ही अपने सैनिकों को इशारा। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ और उस दरवाजे पर तैनात कर दिया। कोई बाहर ना निकल पाए, उसका आदेश था। भीड़ अब भी बेखबर थी, किसी को मजा भी नहीं था कि मौत उनके सिर पर मर रहा है। फिर अचानक फायर, एक भयंकर आवाज गूंजी और उसके साथ ही गोलियों की बरसात हुई। बिना चेतावनी, बिना कोई पूर्व सूचना, सीधे ਤੇ तक ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि फायर कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। चीख पुकार मची थी। जमीन खून से सज चुकी थी और आसमान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जनरल डायर के इशारे पर जवान ने बिना रुके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों में हजारों जिंदगियां छीन ली। 16 राउंड की फायरिंग बिना 1 सेकंड की लगी थी। कोई नहीं बचा। डायर के सैनिकों की आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। बंदूकें तब तक गरजती रहीं जब तक उनमें ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। आखिरी गोली बाकी थी। चारों तरफ भगदड़ मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ माओ ने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया, शायद सोच रही थी कि मासूम बच्चों को देख सैनिकों का दिल पिघल जाए, लेकिन बंदूक दूर की। कुछ बूढ़े कांपते पैरों से उठकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी गोलियां जिस्म छीन गईं। कुछ नौजवानों ने आखिरी कोशिश में कुएं की तरफ दौड़ लगा। अगर बाहर भाग सकते शायद कुएं में कूदकर जान बच जाए, लेकिन मौत ने वहां भी रास्ता रोक रखा था। लोग एक के बाद एक कुएं में कूदने लगे, कुछ जिंदा, कुछ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁआं ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ देखते ਉਹਨੂੰ ही ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ कर देखते ਦਿੱਤਾ। वो कुआं लाशों से भर गया। जब नरसंहार थमा और लोग वहां पहुंचे तो कुएं में से 120 लाख निकाले गए। पानी नहीं, सिर्फ खून। इसलिए आज भी उसे खूनी कुआं कहा जाता है। सैनिकों की बंदूकें आखिरकार शांत हुई, लेकिन दीवार पर छूटे गोलियों के निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारें उन गोलियों की कहानियां कहती हैं। कहानियां उन बेगुनाहों की जो सिर्फ अपनी आजादी की बात कहने आए और जिनकी आवाज गोलियों की गड़गड़ाहट में हमेशा के लिए दबा दी। 10 मिनट की अंधाधुंध फायरिंग के बाद जब गोलियों की आवाज थमी, तब जलियांवाला बाग मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। हर तरफ लाशें बिछी थी, घायल करा रहे थे और चारों ओर खून ही खून था। लेकिन जनरल डायर, वो तो इस खूनी खेल के बाद राक्षसों की दस्तक ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। बाहर निकल गया। ये हुकूमत का असली स्वाद है। उसकी आंखों में दहशत नहीं, बल्कि विजय अहंकार था। वो सिर्फ जलियांवाला बाग तक ही नहीं रुका। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे दिखता, वो उसकी बंदूक का अगला निशाना बन जाता। अंग्रेज सैनिकों ने बेगुनाहों को अपनी तोपों के पे रस्सियों से बांध दिया और सड़कों पर घसीटते हुए ले गए, मानो वो इंसान नहीं, सिर्फ मांस के बोतले। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए। 349 मौतें। 349 ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 349 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 349, लेकिन जो वहाँ थे, जो अपनों को खो चुके थे, वो जानते थे कि हकीकत में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। पूरा देश हिल गया, हर तरफ इस नरसंहार की निंदा हुई। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को जिम्मेदारी सौंपी और जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने निहत्थी भीड़ पर गोलियां क्यों चलवाई, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ
ਮੈਨੂੰ तो उसने खतरा सी। बेशर्मी से कहा, मजबूरी थी, अगर मैं गोली नहीं चलवा सकता तो वही मेरी चली थी। लेफ्टिनेंट ओटावा ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ने सुना, सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल सही किया डाका। उसे अपने कर्तव्य का पालन किया और इस तरह ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ नहीं ਕੀਤਾ है। हजारों बेगुनाहों का हत्यारा बिना किसी सजा के खुलेआम घूमता था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस खूनी खेल का एक ऐसा अंत होने वाला था जिसे अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। जलियांवाला बाग की वो शाम जब हजारों उनके भारतीयों को गोलियों से उलट दिया गया था, एक युवा क्रांतिकारी के दिल में ऐसी ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਸੈਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ No, ma'am. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? Yes, ma'am. ਥੈਂਕ